राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। आयशा जी ने जब यश का नाम लिया तो वह उसके अ, इस तरह बोलने पर उसे डरी सहमी नज़रों से उसे देखने लगा। तभी आयशा ने फिर कहा, यश सच सच बता रहे हो या नहीं? वह उसकी धमकी सुनकर समझ गया कि अब उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा और तभी उसने धीरे से कहा, वो एक लड़की है। उसका इतना कहना ही था कि सभी चौंक गए और सभी एक साथ उसे देखने लगे। मीरा ने जो उसके बराबर में ही बैठी थी उन्होंने आंखों में चमक लिए उत्सुकता से कहा, क्या लड़की? क्या मेरे सूर्य को कोई लड़की पसंद है? यश मीरा की बात कोई जवाब दे पाता कि तभी धुआ ने कहा, सच बताओ यश, क्या सच में सूर्य ने लड़की पसंद कर ली है? तभी आयशा ने भी एक्साइटेड होते कहा, कौन है वो? कैसी दिखती है? उसका साथ देते हुए पायल ने कहा, क्या वह कोई मॉडल है या कोई एक्टर है? उसकी बात पर चित्रा ने कहा, खूबसूरत तो है ना? यह सुनकर वह जैसे ही बोलने का हुआ कि तभी फिर से राखी ने कहा, यश इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अब बताओ ना, कौन है वो लड़की? तभी सबकी आवाज़ पर फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने झुंझलाते हुए कहा, ओ मौसी, आप सब बैक टू बैक बोल रही है, मुझे बोलने का मौका देंगे तभी तो मैं कुछ बोलूँगा। उसकी बात पर महिला ने कहा, करेक्ट यश, तुम बोलो, अब कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब तुम्हें सुनेंगे। तभी यश ने उनकी बात पर स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू मौसी। यह कहकर उसने जैसे बोलने के लिए अपना मुंह खोला कि तभी सूर्य आ गया। वह सीधा मीरा के सामने आकर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, दादी आप ठीक है ना? आपने खाना क्यों नहीं खाया? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्य को देखा और प्यार से उसके सिर पर सहलाते हुए कहा, तेरे बिना कैसे खाती मैं? जब तुझे पता चला मुझे कि उदास है, मेरा खाने का मन ही नहीं किया, तुम उदास हो इसलिए। यह कहते हुए उन्होंने मुंह बना लिया। तभी सूर्य ने प्यार से उन्हें देखते हुए कहा, अब आ गया हूँ ना मैं, आप खाना शुरू कीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। यह कहकर वह चला गया। तभी सब डिनर करने लगे। शौर्य सबके साथ डिनर करके स्टडी में चला गया। अब वहाँ लेडीज़ और यश भी थे। यश जैसे ही डिनर फिनिश करके उठने को हुआ कि सब ने उसे पकड़ लिया। यश सबकी ललचाई नज़रों से देखकर समझ गया था कि सभी उसे क्यों ऐसे देख रहे हैं। तभी उसने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, मैं हाथ धोकर आऊँ। सबने सिर हिलाया तो फिर हाथ धोने के बहाने वहाँ से गायब हो गया। ये उसके आने का इंतज़ार कर रही थी पर यश नहीं आया। तभी सूर्या फ्रेश होकर आ गया। दुआ ने उसके लिए प्लेट लगाई और उसकी प्लेट में खाना सर्व करते हुए उसे कहा, सब आपकी पसंद का बनाया है। सूर्य के ने खाने को देखा और फिर दुआ की तरफ देखकर मुस्कुराते कहा, थैंक यू माँ। यह कहकर खाना खाने लगा तो वहीं से सब यह सोच ही रही थी कि वे इस बारे में सूर्य से कैसे बात करें, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दुआ ने मीरा को देखा और फिर उन्हें इशारे करते हुए पूछने के लिए कहा। मीरा ने भी अपनी आंखें पलकें झपका दी और सूर्य से कहा, बेटा अब मेरी उम्र हो गई है। इतना सुनते ही सूर्य ने मीरा की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। तभी मीरा ने कहा, मेरा कोई भरोसा नहीं है कब मैं इस दुनिया से उस दुनिया में चली जाऊं, पर मैं जाने से पहले अपने पोता बहू को देखना चाहती हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है सूर्य, क्या तू अपनी दादी की इच्छा पूरी नहीं करेगा? मीरा की बात सुनकर सूर्य ने एक नज़र सभी को देखा। वे सभी उसे नज़र चुरा रही थी। तभी उसने मीरा का हाथ अपने हाथ में लेकर, दादी आपको कुछ नहीं होगा। यह बोलकर उसने बात को टाल दिया। तभी मीरा ने कहा, सूर्य अब तुम कुछ दिनों में 26 के हो जाओगे और तुम्हारी बहनें 24 की। अपनी बहनों के बारे में तो सोचो, क्या तुम्हें उनकी शादी नहीं करनी? महिरा की बात पर सूर्य ने उसे देखते हुए कहा, बुआ जी अगर महिका शादी करना चाहती है तो हम उसकी शादी करवा देंगे। हाँ, पर लड़का मेरी या फिर मिही की पसंद का होगा। तभी महिरा ने पहले चित्रा ने कहा, सूर्या उसकी शादी तो तब होगी ना जब पहले तुम करोगे। दोनों जिद करके बैठी हैं, पहले भाई शादी करेंगे बाद में वे शादी करेंगे। उसकी बात सुनकर सूर्य ने गहरी सांस ली और कहा, मासी आप सब चाहती क्या हैं? उसकी बात पर दुआ ने उसका सर सहलाते हुए कहा, सब चाहते हैं कि आप शादी के लिए हाँ कर दें। तभी सूर्य ने कहा, पर माँ मैं शादी के लिए लड़की भी तो होनी चाहिए। उसकी बात पर पायल ने कहा, लड़की तो है। हाँ हाँ, तुमने लड़की देखी तो रखी है। राखी ने उसका साथ देते हुए उत्सुकता के साथ कहा। तो सूर्य उसकी बातें सुनकर चौंक गया और उसने असमंजस में उन्हें देखते हुए कहा, लड़की? कौन सी लड़की? इस बात पर आयशा ने कहा, वही लड़की यश ने अभी बताया हमें उसके बारे में। यह सुनकर सूर्य ने मन ही मन खुद से कहा, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा।
ये कहकर वो उठकर चला गया। सब उसे जाते हुए देखती रह गई। जब मीरा ने उनकी मेडिसिन देकर दुआ अपने रूम में आई तो देखा शौर्य बालकनी में खड़ा था। वह भी उसके बराबर में जाकर खड़ी हो गई। वो सिगार की लंबी लंबी कश ले रहा था। तभी दुआ ने उसके हाथ से सिगार लेकर एस्ट्रे में बुझा दिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप नहीं सुधरने वाले। सिगरेट की आदत क्या छुड़वाई आपने? उसकी जगह ये सिगार पीने लगे। शौर्य उसको देख रहा था। तभी उसने उसे देखते हुए कहा, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो छुड़ाई नहीं छूटती। जिस पर दुआ ने उसे तीखी नज़रों से देखते हुए कहा, अच्छा जी। उसकी बात पर शौर्य ने उसे अपनी भाव में घेरे में लेते हुए कहा, हाँ जी, तुम भी एक ऐसी आदत हो जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तभी दुआ उसकी बात पर मुस्कुराने लगी। फिर उसकी भाव में ही घूम गई और उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, हमारा बेटा बड़ा हो गया है ना? शौर्य ने उसकी बात पर उसे देखे जा रहा था। तभी उसने आगे कहा, यश ने जो आज उसके बारे में बताया आपने सुना था? शौर्य ने उसकी बात पर सिर हिला दिया। तभी दुआ ने आगे कहा, हम बहुत खुश हैं उसके लिए। अब उसकी ज़िंदगी में भी कोई आ गई जो ज़िंदगी के हर पड़ाव में उसके साथ रहेगी। वैसे यह दिखने में कैसी होगी, उसकी आंखें, उसका चेहरा कैसा होगा? यह सुनते हुए उसने शौर्य की तरफ देखा तो शौर्य ने उसे देखते हुए कहा, दुआ, मुझे कैसे पता होगा वह लड़की कैसी दिखती है? मुझे तो सिर्फ एक ही लड़की के बारे में पता है। उसके बारे में तुम जो चाहे पूछ सकती हो, मैं सब बताऊंगा। यह सुनकर दुआ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा जी, जरा हम भी जानिए कौन है वह लड़की? जिस पर शौर्य ने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसके माथे पर अपना माथा जोड़ते हुए कहा, मेरी जान है वो लड़की। वह कहते हुए वह अपनी नाक से दुआ की नाक पर रगड़ने लगा। दुआ ने अभी अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट दी। शौर्य ने उसे अभी पोजीशन में जिसमें उठाया और उसे लेकर रूम में आ गया। उधर यश मजे से फैलकर सो रहा था कि तभी एक बाल्टी पानी उसके ऊपर गिरा। वह चौंक कर उठा, बैठ गया और उसने इधर उधर देखा और कहा, मैं तो अपने रूम में हूँ, फिर बारिश किधर से हुई? कहते हुए उसने नज़र सूर्य पे गई जो उसके रूम में पड़े काउच पर बैठा था। उसे देखते ही यश ने मुंह बनाकर कहा, हाँ अब यार, अभी तो आंख लगी थी मेरी, कितने प्यारे प्यारे सपने देख रहा था मैं। यह कहते हुए उसने पिलो को अपनी भाव में भर लिया। तभी सूर्य ने एक कुशन उसके ऊपर फेंका जो उड़ता उसके सर पर जा लगा। यश ने फिर सहलाकर मुंह बनाकर उसे देखते हुए कहा, क्या है, क्यों परेशान कर रहा है मुझे? तभी उसकी बात पर सूर्य उठकर खड़ा हो गया और उसने अपने दोनों हाथ ट्राउज़र की जेब में डाल दिए और उसके पास आते हुए कहा, तूने उस लड़की के बारे में सबको क्यों बताया? उसकी बात सुनकर यश नजरें चुराने लगा और धीरे से बोला, मैंने किसी को नहीं बताया। सब मेरे तेरे अपसेट होने की वजह पूछ रहे थे तो मुंह से निकल गया। उसकी बात सुनकर सूर्य ने कहा, एक बात याद रख, आई हेट दैट गर्ल। यह कहकर वो चला गया तो यश ने उसे जाते हुए देखकर कहा, मुझे तो याद रहेगा कि कहीं तू समय के साथ ये बात ना भूल जाए। दूसरी तरफ आश्रम में रात के 12 बज रहे थे और साया की आंखों में भी नींद उड़ी हुई थी। वह गार्डन में टहलते हुए सोच रही थी। फिर उसने सोचते हुए खुद से कहा, कैसे संभालेंगे हम सब अकेले? कैसे हम हार चुके हैं, केस हम हार चुके हैं। 1 महीने में हमें यह आश्रम खाली करना है। बाबा, काका, बच्चे, ये हम सबको छत दे पाएंगे? यह कहते हुए उसने सिर झुका लिया और एक आह भरी उसकी आंखें आंसू से डबडबाई हुई थी। उसने अपने पलकों को भीगने से रोकने के लिए अपना सिर ऊपर किया और तेजी से पलकें झपकाया और ऊपर आकाश को देखने लगी। चांद पूरा आकाश में चमक रहा था और उसकी चांदनी हर तरफ फैली हुई थी। वह चांदनी सूर्य पर भी अपनी रोशनी बिखेर रही थी। सूर्य ने एकटक चांद को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मुझसे उलझकर बहुत बड़ी गलती की है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। सी यू सन, बेवकूफ़ लड़की। अगली सुबह साया जैसे ही उठकर आश्रम से निकली उसे भारी सांची मिल गई। सांची भी देखने में खूबसूरत थी। उसने साया को रोकते हुए कहा, सॉरी यार, मैंने तेरी कॉल नहीं देखी। ऑफिस आज में हमें पर्सनल फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है। उसकी बात पर साया ने कहा, तू सफाई मत दे, हमें बुरा नहीं लगा। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। सांची ने उसके साथ चलते हुए कहा, अच्छा ये तो बता, कल तूने मुझे फ़ोन कॉल किस लिए किया था?
जिस पर साया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सांची, हमें तेरी हेल्प चाहिए। इस महीने के ख़त्म होने से पहले हमें एक घर चाहिए, थोड़ा बड़ा सा। प्लीज़ हमारी घर ढूंढने में मदद करो ना। घर चाहिए? पर क्यों? आश्रम तो है ना? सांची ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए कहा तो साया ने उसे सब बता दिया। उसकी बात सुनकर सांची ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। साया, तू ऐसे कैसे कर सकती है? हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, कोई अपनी फ्रेंड्स को भी छुपाता है क्या? तभी साया ने मुंह बनाकर कहा, अब गुस्सा मत कर यार, यह बता घर कहाँ मिलेगा? यह तो मुझे नहीं पता, पर एक ब्रोकर का नंबर है मेरे पास, मैं तुझे सेंड करती हूँ, यही हमें घर ढूंढ कर देगा। कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और साया ने नंबर सेंड कर दिया। तभी उसकी नज़र टाइम पर गई और उसने कहा, अभी तो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं शाम को मिलती हूँ, बाय। यह कहकर वह चली गई। तभी उसके जाने के बाद साया जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी कि तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की पॉश कार आकर रुकी। यह देखकर साया रुक गई और कार को ध्यान से देखने लगी। उसने कार में देखते हुए सोचकर खुद से कहा, यह गाड़ी हम कहीं तो देखे हैं। उसने अभी यह खाई ताकि तभी कार का डोर ओपन हुआ और उसमें से सूर्य बाहर निकला। तभी गाड़ी का डोर ओपन हुआ और उसमें से सूर्य बाहर आया। सूर्य के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वह साया को देखते हुए अपनी गाड़ी से टिककर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में थे और उसकी आंखों पर शेड्स चढ़ा था। उसका चेहरा साया की तरफ था और वह उसे ही काले फ्रेम के पीछे छुपी आंखों से देख रहा था। वो वहीं साया उसे घूर कर देख रही थी और तभी उसने सूर्य पर नज़र गड़ाए हुए ही खुद से कहा, हो गया बेड़ा गर्क, आज फिर से सुबह सुबह ही हमने इस बैल बुद्धि की राजकुमार को देख का चेहरा देख लिया। अब सारा दिन हमारा नुकसान ही होता रहेगा। फिर सोचते उसने आगे कहा, पर यह यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर खुद को डांटते उसने कहा, साया, तुमको क्या करना? कौन सा ये सड़क तुम्हारी है? तुम इन्हें खड़े होने से रोक दोगी? तुम अपना काम करो और जाओ। यह कहकर वह सूर्य को इग्नोर कर जाने लगी कि तभी सूर्य ने अपनी जेब से पेन ड्राइव निकालकर उसे अपनी उंगलियों से घुमाते हुए कहा, मेरी पेन ड्राइव मुझे वापस दो। साय ने जैसे ही सुना उसने आगे बढ़ते कदम रुक गए और वह हैरानी से पलटकर उसे देखने लगी। उसकी नज़र उसके हाथ में पकड़े हुए ड्राइवर पर गई और उसने आंखें बड़ी होकर खुद से कहा, इसका मतलब हमारी पेन ड्राइव ई बैल बुद्धि के पास है। यह कहकर वह सूर्य की तरफ जाते बोली, छोड़ेंगे नहीं हम आज इन्हें, हमें पेन ड्राइव चाहिए। तभी वह सूर्य के पास आकर उसे पेन ड्राइव लेने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तभी यह देख कर सूर्य ने अपने हाथ को ऊपर कर लिया। यह देखकर साया ने उसे घूरने लगी और उसे घूरते हुए ही कहा, हमें हमारी पेन ड्राइव दो। तभी सूर्य ने कहा, पहले मुझे मेरी पेन ड्राइव दो। उसकी बात पर वह मुंह बनाकर उसे देखने लगी और तभी उसने खुद से कहा, साया, तेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तू इनसे लड़े। जल्दी से इन्हें इनकी पेन ड्राइव देकर अपनी पेन ड्राइव ले लो और फिर आज की उसकी कॉपी स्कूल में सबमिट कर डांस टीचर को जॉब हासिल कर लो। तुम्हें तो पता है ना तुम्हें इस जॉब की कितनी ज़रूरत है। यह सोचते हुए उसने अपने पर्स से सूर्य की पेन ड्राइव निकाली और उसे सूर्य को देते हुए कहा, जब हमें हमारी पेन ड्राइव दे दो अब तो। यह कहते हुए उसने उसके सामने अपना हाथ फैला दिया। तभी सूर्य के होठों पर sarcastic स्माइल के लिए कहा, खुद ले लो। यह कहते हुए उसने उसके सामने अपना हाथ फैला दिया। उसके हाथ में पेन ड्राइव थी। साया ने उसे नज़र देखा। घमंडी राजकुमार, कहते हुए उसने पेन ड्राइव लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी सूर्य ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपने हाथ को फिर ऊपर कर लिया। उसे ऐसा करता देखकर साया की आंखें बड़ी हो गई और उसने उसे देखते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ इस तरह चीटिंग नहीं कर सकते, हमें हमारा ड्राइवर दे दीजिए। तभी सूर्य ने अपनी आंखों पर से फ्रेम हटाया और उसे घूरते बोला, अगर तुम्हें यह चाहिए तो मुझसे माफ़ी मांगो। यह सुनकर साया की भौहें तन गई और गुस्से से कहा, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? जब हम कोई गलती किए ही नहीं तो माफ़ी किस बात की? जिस पर सूर्य ने गुस्से से कहा, कल तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया। अगर तुम मुझसे टकराती नहीं तो मेरा इतना नुकसान ही नहीं होता। बिजनेसमैन सूर्य सिंह रायज़ादा को नुकसान पसंद नहीं, तुम्हें उसकी भरपाई तो करनी होगी। उसकी बात पर साया ने कहा, गलती आपकी है, आप हमसे टकराए थे,
हम नहीं, इसलिए हम आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। हम बिना गलती के आपके सामने नहीं झुकेंगे, ठीक है? तो फिर भूल जाओ अपनी पेन ड्राइव को। यह भी तुम्हें तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी। सूर्य के शब्द उसके एक्सप्रेशन की तरह एकदम कठोर थे। सूर्य के शब्द उसके एक्सप्रेशन की तरह एकदम कठोर थे। साया अब उसे गुस्से और नफरत से देख रही थी। तभी वह उसकी आंखों में देखते हुए आगे बढ़ी और सूर्य के शूज़ पर अपने पैर रखकर उसके पैर पर खड़ी हो गई। यह देखकर सूर्य भी शॉक्ड रह गया। तभी साया हाथ बढ़ा के सूर्य के हाथ से पेन ड्राइव लेने की कोशिश करने लगी। तभी सूर्य ने उसकी कोशिश पर पानी फेरते हुए अपने हाथ को कुछ और ऊपर कर लिया। यह देखकर साया उसकी आस्तीन पकड़कर खींचने लगी, यह होते उसका बैलेंस बिगड़ते हुए, और तभी वह गिरने लगी कि वह गिरती उससे पहले ही सूर्य ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया। सूर्य के हाथ को अपनी कमर में फील करते ही साया चौंक गई और उसके चेहरे पर को देखने लगी। वह भी उसे ही देख रहा था। इस बीच दोनों की नज़रें टकराई और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में गुस्से और नफरत से देखने लगी। तभी सूर्य ने अपने दांत पीसते कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे जीत जाओगी? मुझसे अपनी पेन ड्राइव ले लोगी? नेवर। उसकी बात पर माया ने भी गुस्से कहा, बहुत बदतमीज़ है आप। जब गलती हमारी है ही नहीं तो हम सॉरी क्यों बोले आपको? आपने अमीर होने का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया जाता है। आप दूसरे पर अपना रौब झाड़ना, गलती करके भी दूसरे से सॉरी करवाना, इस तरह से बिहेवियर एक लड़की के साथ करना क्या शोभा देता है आपको? उसकी बातें सूर्य को गुस्से को और बढ़ा गई और तभी उसने उसके कमर से और कसकर पकड़ लिया। उसकी कसी पकड़ को महसूस करते ही साया की आंखें बड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। तभी उसने गुस्से से सूर्य के सीने पर अपने हाथ से मुक्का मारते हुए कहा, छोड़िए हमें, छोड़िए। जिस पर सूर्य ने कहा, मैं तुम्हें करीब नहीं गया, तुम खुद मेरे करीब आई हो। यह कहते हुए उसने अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया, जिससे साया उसके और नज़दीक हो गई। सूर्य की सांसें अब उसके महज खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। साया ने अपनी पलकें झुकाई और उसे छूटने की कोशिश करने लगी। तभी उसने गुस्से से अपनी भीगी आंखें उसकी आंखों में डालते हुए कहा, क्या आपकी माँ ने आपको यही सब सिखाया है? एक लड़की के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसके कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाना चाहिए। वह अभी बोल ही रही थी कि तभी सूर्य ने अपनी एरोगेंट भरी आवाज़ में कहा, तुम्हें मेरी माँ को हमारे बीच में नहीं लाना चाहिए। अब देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ। यह कहते उसने साया को खुद से एक झटके से दूर किया। सूर्य के ऐसे धक्के से वह गिरने लगी, पर तभी उसने खुद को संभाल लिया। उसने सूर्य को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने पेन ड्राइव नीचे फेंके और उसे अपने शूज़ के नीचे मसल कर तोड़ दिया। साया देखकर अवाक रह गई। वो तभी एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। सूर्य को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे नफरत से साया को घूरा, उसे देखते हुए कहा, मेरी माँ को बीच में लाकर तुमने ठीक नहीं किया। अब मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम मुझसे खुद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगोगे। साया रोते हुए इसकी बात सुन रही थी। वह पेन ड्राइव जो अभी टूट गई थी, उसे उसकी सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। आज पेन ड्राइव के साथ उसकी उम्मीदें भी टूट गई थी। सूर्य उसे एक नज़र देखकर रोता हुआ छोड़कर चला गया। शाम के वक्त आश्रम में साया जब वापस आई तो वह बदहवासी में चले जा रही थी कि तभी काका ने उसे आवाज़ देकर रोकना चाहा, पर साया उसे जैसे कोई सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह अपनी ही धुन में जा रही थी कि तभी काका उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसे देखते हुए कहा, बिटिया, बिटिया तुम ठीक तो हो ना? साया अब जाकर अपने होश में आई और चौंकते हुए बोली, काका आप सब ठीक तो है ना? उसकी बात पर काका ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हमारे साथ चलो। साय ने कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे चली गई। काका उसे अपने साथ रसोई घर में लाए। रसोई में भी एक जगह भंडार गृह बना हुआ था। काका ने उसे अनाज दिखाते हुए कहा, बेटा बस 4 दिन का ही राशन बचा है, उसके बाद हम कहाँ से बच्चों के लिए खाना लाएंगे? यह देखकर साय ने अपना सिर पकड़ लिया, खुद से कहा, काका सोचे थे हम नौकरी करके सबके खाने का खर्च उठा लेंगे, सांची की मदद से रहने के लिए कुछ घर ढूंढ लेंगे, पर अब सब खत्म हो गया। अब कैसे हम सबको हम संभालेंगे? यह सोचते हुए इसकी आंखें
पानी आने लगा और उसकी आंखों के सामने दो लोगों का चेहरा आ गया। एक सूर्या था और दूसरी अभी वर्मा। उसने गुस्से से मन ही मन खुद से कहा, यह सब उन दोनों की वजह से हो रहा है। पहले एक ने हमारी छत छीनी और दूसरे ने हमारे आगे से रोटी छीन ली। अब दोनों को नहीं छोड़ेंगे। यह सोचते हुए वह अपने कमरे में आई और दरवाजे से टिक कर बैठ गई तो वही सूर्या भी अपने कैबिन में बैठा था। उसके मन में, उसके दिमाग में सिर्फ साया ही थी। साया की कई बातें उसे रह रहकर गुस्सा दिला रही थी। तभी उसने टेबल पर हाथ जोर से पटकते हुए कहा, वो होती कौन है मेरी परवरिश पर सवाल उठाने वाली? क्या जानती है वो मेरी माँ के बारे में? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी माँ को बीच में लाकर मुझे अपनी ज़िंदगी में इनवाइट किया है। आई प्रॉमिस माई सेल्फ, मैं उसे अपने कदमों में झुका दूंगा। दूसरी तरफ जब कुछ देर बाद साया फ्रेश होकर बाहर आई तो उसकी नज़र हॉल में बच्चों के साथ बैठे अपने बाबा पर गई। वो उनके पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखते बोली, बाबा आप ठीक है ना? उसकी बात पर मुखर्जी साहब ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिसके पास आप जैसी बेटी हो उसे क्या हो सकता है? हम ठीक हैं। आप बताइए कि आपको नौकरी मिल गई? यह सुनकर साया सकपका गई। फिर उसने जल्दी से स्माइल करते कहा, हाँ बाबा, हम कल से जाएंगे ना काम पर। आप चिंता मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। उसकी बात पर मुखर्जी साहब मुस्कुरा दिए तो वहीं साया सोच में पड़ गई। दूसरी तरफ सिडनी में कौन आ गया? एक लड़की बेड पर आधे मुंह लेटी हुई थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक साइट ओपन थी जिसे देखकर ऐसे लग रहा था वह किसी यूनिवर्सिटी की साइट हो, जिस पर वह अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर अपनी आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़कर बोल रही थी, प्लीज़ प्लीज़ भगवान मुझे पास कर देना वरना माँ मुझे बहुत मारेगी। ये कहते हुए उसने एक आंख खोली और स्क्रीन को देखने लगी। फिर उसने अपनी दूसरी आंख खोली और स्क्रीन को देखकर जोर से चिल्लाई। फिर वह बेड पर खड़ी होकर कूदते हुए चिल्लाई, या मैं पास हो गई, मैं पास हो गई। खुशी से उसके गुलाबी होठ खिल उठे थे। पर तभी उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर एक लड़की उसके रूम में आते हुए बोली, शट अप मिही, क्यों इतना चिल्ला रही है? यह कहकर वह लड़की उसके सामने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई। तभी मिहिका ने उसे मुस्कुराते हुए और देखा और उसे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए उसे कहा, देख चीकू, मेरा रिजल्ट में मैं पास हो गई। यह कहते हुए बेड से कूद गई और झट से उसके गले लग गई। तभी चीकू ने उसकी हरकतों से फ्रस्ट्रेट होकर कहा, तू पास हो गई, अब जरा मैं भी अपना रिजल्ट देखूं क्या आया है। उसकी बात पर मिही ने अपने बालों को कंधे से झटकते हुए कहा, हाँ हाँ देख देख, जिस तरह से तूने स्टडी की थी ना, मुझे तो लगता है कि तूने झंडे गड़े होंगे। यह बोलते हुए रूम में टहल रही थी कि तभी चीकू भी जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर मिहिका उसे ऊपर कूद गई और लैपटॉप की स्क्रीन पर ध्यान से उसके नंबर देखने लगी। तभी उसके नंबर देख के हंसते हुए बोली, मैंने तो से 5 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए हैं। यह कहते हुए उसने चीकू को हाई फाई देना चाहा तो वहीं चीकू से घूर कर देखने लगी, जिस पर मिहिका ने उसे समझाते हुए कहा, इतना माइंड क्यों कर रही है? लास्ट टाइम तू मुझे 5 मार्क्स ज़्यादा लाई थी, इस बार मैं। चीकू का मिहिका अभी भी लटका हुआ था। मिहिका ने उसे चिल करते हुए कहा, अरे यार खुश हो जा, मैं इस बात से भी अब हम घर जा रहे हैं। यह सुनते ही चीकू के होठों पर स्माइल आ गई। मिहिका और चीकू दोनों ही देखने में बहुत खूबसूरत थी, अपनी माँ मिहिका और चित्रा की तरह। वे जितना ज़्यादा खूबसूरत थी, अपने डैड सिम्बा और विशाल की तरह गुस्सा आने पर उतना ही ज़्यादा खतरनाक बन जाती थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक साथ कहा, सबसे पहले भाई को बताते हैं। यह कहकर दोनों ने हंसने लगे। तभी मिहिका ने टैब उठाया और कॉल करने लगी। फिर टाइम देखकर उसने कहा मुंह बनाकर, अरे यार भाई तो इस टाइम सो रहे होंगे, अगर अभी कॉल किया तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तभी चीकू ने अपना फ़ोन लेते हुए कहा, नहीं होंगे, भाई ने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी उन्हें कॉल कर सकती हूँ किसी भी टाइम, और वह मेरी फ़ोन कॉल फर्स्ट रिंग में ही पिक कर लेंगे। यह कहते हुए चीकू ने नंबर डायल किया, फ़ोन कान पर रखते हुए कहा। दूसरी तरफ दिल्ली में सूर्य गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। सूर्य ने हाथ बढ़ाकर
बेड साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया और धुंधली आंखों से स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा। उसके भी होठों पर स्माइल आ गई और उसने उठकर बैठते हुए कॉल रिसीव कर कॉल पर अलसाई आवाज़ में कहा, कैसी हो तुम दोनों? दोनों ने फ़ोन कॉल स्पीकर पर किया और हुआ था। सूर्य का सवाल सुनकर दोनों ने एक साथ कहा, आई एम गुड भाई। यह कहते हुए दोनों अपने रिजल्ट के बारे में बताने लगी। फिर कुछ याद करते हुए चीकू ने कहा, भाई कुछ दिनों पहले हमारे कॉलेज में कुछ लड़कों ने हमारे साथ प्रैंक किया था। ये सिलसिला 1 वीक तक चला। उसके बाद अचानक से वो सभी लड़के गायब हो गए। अब हमें उनमें से कोई नहीं दिखता है। चीकू बोलकर चुप हो गई तो महिका ने बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, हाँ भाई, क्या उन सब के गायब होने के पीछे आप हो? यह बोलते ही उसकी आवाज़ स्लो हो गई। सूर्या ने दोनों की बातें सुनकर कहा, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, सो जाओ। और हाँ, अपना सामान पैक कर लेना, यश तुम्हें लेने आएगा। रक्षाबंधन से पहले तुम दोनों यहाँ होगी। सूर्य के बाद ने बात नहीं कही तो उसने डायरेक्ट फैसला सुना दिया, जैसे दोनों को ही मानना था। तभी दोनों ने उसे गुड नाइट विश किया और कॉल कट कर दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखते हुए कहा, भाई ने कोई आंसर नहीं दिया। चीकू का साथ देते हुए महिका ने कहा, बात ही बदल दी यार। फिर दोनों ने सोचते हुए एक साथ कहा, क्या सच में उन लड़कों के गायब होने के पीछे भाई का हाथ है या फिर हम दोनों गलत समझ रहे हैं? तभी महिका ने कहा, आई नो कि भाई हमारी बचपन से केयर करते आ रहे हैं, पर भाई तो इंडिया में है ना, फिर उन्हें कैसे पता चला कि वे लड़के हमें परेशान करते हैं? चीकू ने उसकी बात पर कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता, पर एक बात कंफर्म है कि उनके गायब होने के पीछे भाई की ही हाथ है। और मैं अपने भाई को अच्छे से जानती हूँ, वे ऐसे किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे जो हमें परेशान करता हो। ये कहकर वे दोनों मुस्कुराने लगी। और तो वहीं दिल्ली में सूर्य अभी भी दोनों से हुई बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसने गुस्से में कहा, तुम दोनों मुझसे दूर हो, पर मेरी नज़र हमेशा तुम दोनों को देखती हैं। उन लड़कों ने तुम दोनों को छूने की कोशिश की थी, मैं कैसे उन्हें छोड़ देता? उन्हें उनके किए की सज़ा तो मिलनी ही थी। यह कहकर वह होठों की तिरछी कर मुस्कुरा दिया। अगली सुबह सूर्य रेडी होकर ऑफिस के लिए जा ही रहा था कि तभी दुआ ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, रुको, और उसे आरती देने उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने प्यार से सूर्य के माथे पर तिलक लगाया और उसे आरती दी। तभी सूर्य ने दुआ को देखते हुए कहा, मैं ये सब नहीं मानता, मेरे लिए सब कुछ आप हैं। यह कहकर उसने दुआ के सामने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। मीरा ने सूर्य की बात पर कहा, सब कुछ तेरी माँ है और मैं कुछ नहीं। तभी सूर्य ने उसके पास गया और उसके पैर छूकर स्माइल करते हुए उसके गले लग गया। उसके गले लगे हुए कहा, दादी आप तो सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर कोई नहीं, आपसे ऊपर कोई नहीं। तभी मीरा ने सूर्य के चेहरे पे प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, तो मेरी वह ख्वाहिश पूरी कर दे बेटा, मुझे मेरी पोता बहू से मिला दे। यह सुनकर सूर्य के एक हाथ माथे पर रखा और अपना माथा सहलाते हुए खुद से कहा, इन सब का कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए वह बिना किसी को कुछ कहे वहाँ से चला गया। तो वहीं शौर्य कुछ दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने सिर हिलाया और खुद से कहा, इसने मेरी माँ और मेरी बीवी दोनों को मुझसे छीन लिया है। दूसरी तरफ साया सांची के साथ एसएसआर कॉरपोरेशन के बाहर खड़ी थी। उसने बिल्डिंग को देखते हुए कहा, सांची तुम्हारे कहने पर हम यहाँ आ तो गए हैं, पर क्या हमें यहाँ कोई नौकरी देगा? साया के चेहरे पे घबराहट और कन्फ्यूजन दोनों ही बिखरा हुआ था। तभी सांची ने उसे रिलैक्स फील कराते हुए कहा, चिल यार, इतना क्यों नर्वस हो रही है? कल ही यश सर से अनाउंसमेंट की थी, कंपनी न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करी है। उन्होंने सबसे कहा था अगर हम अच्छे ऑनेस्ट वर्क हॉलिक लोगों को जानते हैं तो हमारे रेफरेंस पर उनकी जॉब लग सकती है। हाँ पर तभी सांची ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, परवर कुछ नहीं, तू इंटरव्यू देगी, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरा एक ही इंटरव्यू होगा। मुझे तो यहाँ तीन इंटरव्यू क्लियर करके जॉब मिली थी। उसकी बात सुनकर साया ने फिर से हिला दिया। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर सूर्य अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था कि तभी यश उसके कैबिन में आया। उसके सामने बैठते हुए बोला, तेरा काम हो गया है। यह सुनते ही सूर्य ने लैपटॉप से नज़र हटाकर उसे देखा तो यश
अपनी चेयर पे उठा और उसके पास गया और लैपटॉप की स्क्रीन पर फ्लोर पर थर्ड होगा शायद, थर्ड फ्लोर की सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। यश का हाथ चलना बंद हुए कि तभी स्क्रीन पर साया दिखने लगी। आज उसने गुलाबी और हरे रंग की चूड़ीदार सूट पहना हुआ था। साया रूम से बाहर बैठी अपना नंबर आने का वेट कर रही थी। उसके चेहरे पर नर्वसनेस थी, पर उसके हाथों पर आपस में रगड़ रही थी। उसके पैर बार बार हिल रहे थे, जिसकी वजह से उसके पैरों में पहनी पायल बच रही थी। हाथों में थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ थी और माथे पर सजी बिंदी डायमंड के जैसे चमक रही थी। उसके बार बार इधर उधर देखने से उसके कानों के झुमके हिल रहे थे, जो किसी का भी दिल धड़का सकते थे। डर और घबराहट से वह बार बार अपने होठों को दांतों के बीच रख रही थी। सूर्य उसके हर एक अंदाज को नोटिस कर रहा था। तभी उसने साया पर नजर गड़ाए हुए कहा, इससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करवाना, अपॉइंटमेंट लेटर के अलावा उसे, और इसे इतनी सैलरी ऑफर करो कि ये अब जॉब के लिए मना ना कर पाए। तभी बीच में यश ने कहा, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया और हमने तो यह जॉब मिलते के बाद ही भी आसानी से जॉब छोड़ सकती है। उसकी बात सुनकर सूर्य ने साया के नज़रें खड़ाए हुए कहा, वह जॉब नहीं छोड़ेगी। ऐसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तभी फिर से यश ने बीच में कहा, अगर ऐसा है तो उस दिन जब तूने उसे पैसे ऑफर किए पे क्यों इतने मना कर दिया? क्योंकि इसे और चाहिए थे, और मैं ये प्रूव कर दूंगा कि ये लड़की पैसों पर मरती है। इसे सिर्फ पैसे चाहिए, इसलिए इसे इतनी सैलरी ऑफर कर कि यह खुद ही अपनी मर्जी से मेरी गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाए। यह कहकर वह होठों को तिरछा कर मुस्कुराया। यश ने उसकी बात पर सिर हिलाया और किसी को कॉल करते हुए एक कॉर्नर में जाकर बात करने लगा। फिर बात करने के बाद उसने सूर्य को देखते हुए कहा, जल्दी आ जाओ यार, तुम दोनों, ये डेविल मुझसे अब हैंडल नहीं हो रहा है। पता नहीं ये ईगो में आकर क्या ही करेगा उस मासूम सी लड़की के साथ। हे भगवान, बेचारी लड़की की रक्षा करना इस शैतान से। यह बोलकर वह खुद से बोला, बेचारी लड़की नहीं, बेचारी नहीं है, दोधारी तलवार है। यह कहते हुए उसने ऊपर देखा। सूर्य अभी भी स्क्रीन देख रहा था। साया इंटरव्यू देकर रूम से बाहर निकली और खुश होकर उसने सांची को कॉल कर अपनी जॉब के बारे में बताने लगी। सूर्य उसके चेहरे की स्माइल देखते हुए खुद से बोला, वेलकम टू हेल मिस साया मुखर्जी। रात का समय अनाथ आश्रम में काका और मानव जी दोनों ही साया से खुश देखकर मुस्कुरा रहे थे। साया बच्चों के साथ खेल रही थी। उसे इतना हंसता देखकर मानव जी ने कहा, भगवान करे कि आप हमेशा ऐसी हंसती मुस्कुराती रहें। आपकी यह हंसी आपके चेहरे से कभी दूर ना हो। वो तो वहीं दूसरी तरफ सूर्य ने चांद को देखते हुए कहा, साया मुखर्जी, कल तुम्हें तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा शौक मिलेगा। कल तुम्हारे होठों की हंसी में हमेशा के लिए छीन लूँगा। कहते ही उस अगले पल ही उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। आज साया का जॉब का पहला दिन था, इसलिए वह लेट नहीं होना चाहती थी। वह जल्दी से तैयार होकर मानव जी के पास गई और उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया और बच्चों से मिलकर वह मंदिर के लिए चली गई। मंदिर में साया दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद किए खड़ी थी। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे शिव जी, आपकी तो चारों लोकों में चलती है। आप देवों के देव महादेव हैं, सब पर आपकी नज़र रहती है। सो इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।